सब्सक्राइब कीजिए नेट क्रैकर के चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो वॉच करने के लिए सबसे पहले। स्टूडेंट वेलकम टू नेट क्रैकर्स। मैं अनुराग शर्मा इस चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। इस समय जब एग्जाम बहुत पास आ चुका है और अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ का टाइम हमारे पास रहा है, तो बहुत सारे ऐसे डाउट हैं जो बच्चों के मन में कंटिन्यूसली आ रहे हैं और जिस तरह के भी सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं वहां पर बच्चे ये भी पूछना चाह रहे हैं कि सर एग्जाम एक बहुत लंबे गैप के बाद हो रहा है, क्या एग्जाम का जो लेवल है उस पे इसका कोई इफेक्ट हो सकता है, क्या एग्जाम टफ आ सकता है। और यहाँ पर इस चीज को भी समझना जरूरी है कि एक तरह से हम देखें तो दिसंबर में जो एग्जाम कंडक्ट होना था वो नहीं कंडक्ट हो पाया। उसके बाद कहा गया कि एग्जाम जून में कंडक्ट होगा, बट जून में भी ड्यू टू कोरोना वायरस सेकेंड वेव एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाया। अब फाइनली अक्टूबर की डेट आई है और कहा जा रहा है कि एग्जाम अक्टूबर 6 से लेके 12 या 13 अक्टूबर तक कंडक्ट होने जा रहा है। तो यहाँ पर यह समझना जरूरी है क्या क्या एग्जाम का लेवल जो है वो इस ड्यूरेशन की वजह से, जो इतना लंबा टेन्योर रहा, क्या उसकी वजह से टफ हो सकता है। यहाँ पर एक चीज को हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपेयर होने जा रहे हैं एग्जाम में वो कितने हैं। देखिए 2019 की अगर मैं बात करूं, 2019 में जब यूजीसी नेट एग्जाम कंडक्ट हुआ था तो लगभग 9 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, लगभग 9 लाख बच्चों ने। उसके बाद जब एग्जाम 2020 में हुआ तो 10 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। तो अभी क्योंकि एग्जाम 2 बार डिले हो चुका है, तो क्या इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ सकते हैं। देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि एग्जाम 2 बार के बाद हो रहा है तो एग्जैक्टली नंबर डबल हो जाएंगे, बट इस चीज को जरूर हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि इस बीच वो सारे स्टूडेंट्स जिनकी मास्टर्स कंप्लीट हुई है या जो मास्टर्स के फाइनल ईयर में आए हैं वो भी अपेयर होंगे एग्जाम के अंदर। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पहले मन बनाया था कि एग्जाम बाद में देंगे, कोरोना को निकल जाने दीजिए, बट फाइनली उनको लगा कि यार कोरोना तो लंबा चलने वाला है तो चलो एग्जाम दे देते हैं। तो क्या हम इस नंबर को एक मिडिल कैप में रख लेते हैं, लगभग 15 लाख के अप्रोक्स हम मान लेते हैं कि 2021 में जब एग्जाम कंडक्ट होगा तो लगभग इतने स्टूडेंट एग्जाम दे सकते हैं या फिर इतने स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया होगा, अप्रोक्सीमेटली हम ये मान के चल सकते हैं। अब इसमें से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कि पेपर देने शायद ना जाएं, या जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं करी, या जिन्होंने सिर्फ जल्दबाजी में फॉर्म भर दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे समझना पड़ेगा कि कोरोना जब इतना लंबा समय से चल रही है तो ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कि इस बीमारी से या तो डायरेक्टली इफेक्ट हुए या कोई फैमिली मेंबर इफेक्ट हुआ। तो ये कहना कि एग्जैक्टली इतने बच्चे भी एग्जाम देने आएंगे वो भी टफ होगा। बट यहाँ पर एक चीज जो हमें कंसीडर करनी पड़ेगी बहुत सीरियसली, वो ये है कि अगर इतने बच्चों ने एग्जाम दिया तो ऐसी कंडीशन में सबसे बड़ा इम्पैक्ट किस चीज के ऊपर पड़ने वाला है। मान लीजिए अगर मैं उदाहरण लेके चलता हूं पॉलिटिकल साइंस का, अपने सब्जेक्ट का मैं एग्जांपल लेके चलता हूं और मैं ये कहता हूं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर हर बार जब भी एग्जाम होता है तो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख बच्चा एग्जाम देता है पूरे इंडिया के अंदर। अब यूजीसी नेट एग्जाम साल में 2 बार होता है, तो ऐसे में अगर एक बार एग्जाम हुआ तो लगभग 1 लाख बच्चा एग्जाम देता है। ठीक है, बट अगर ये 2 बार के एग्जाम डिले होने के बाद हो रहा है तो मैं मान के चल सकता हूं कि अप्रोक्स नंबर 1.5 लाख तक पहुंच सकता है मैक्सिमम। तो ऐसे में जब नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज हो जाएंगे तो ऑफ कोर्स जो कट ऑफ है वो इससे डायरेक्टली इंपैक्ट होगी। अगर मान लीजिए इतने बच्चे एग्जाम देने जाते हैं तो अलग अलग कैटेगरी से स्टूडेंट एग्जाम देंगे। ऐसे में जो कट ऑफ जीआरएफ के लिए फॉर एग्जांपल 62% जाती है, हो सकता है वो कट ऑफ इंक्रीज हो जाए, ऐसे स्टूडेंट ज्यादा हों जो मैक्सिमम नंबर लेके आए 68%, या मान लीजिए कोई 75% तक चली जाए। तो ऐसे में ऑफ कोर्स जो नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा हो गए हैं। अब यहाँ पर एक और चीज को बड़े तौर पर कंसीडर करना पड़ेगा, एग्जाम जब इतने लंबे डिले के बाद हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में एक और चीज होगी। 2 तरह के स्टूडेंट बेसिकली होते हैं, या मैं 3 तरह के स्टूडेंट्स पे डालता हूं इसको। पहले वो स्टूडेंट हैं जो कि मास्टर्स करके आए हैं और एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ऐसे में इनका नॉलेज लेवल जो है, इनकी जो एक बेसिक प्रैक्टिस है अपने सब्जेक्ट के ऊपर वो बहुत स्ट्रांग है।
तो ऑफ कोर्स इनके लिए एग्जाम में अपेयर होना और उस सिस्टम के गो थ्रू होना बड़ा इजी है। सेकंड, उस स्टूडेंट्स की कैटेगरी है जो कि एग्जाम के लिए लंबे समय से प्रिपेयर कर रहे हैं। देखिए सिर्फ यूजीसी नेट नहीं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भारत में होते हैं वो सब डिले हुए हैं। सिविल सर्विस का एग्जाम जून में होना था बट अक्टूबर में होने जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे स्टूडेंट भी बहुत ज्यादा होंगे जो बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और कंटिन्यूसली बहुत बार रिवीजन कर चुके हैं अपने पूरे के पूरे सिलेबस की। तो ऐसी कंडीशन में ये कहना कि कट ऑफ इंक्रीज हो, ये शायद गलत नहीं होगा। अगर मैं कहता हूं कि पहले 2020 के अंदर फॉर एग्जांपल कट ऑफ अगर गई थी 62%, तो 2021 में अगर एग्जाम होता है तो 7-8% का अगर वेरिएशन होता है, अगर मान लीजिए, या मैं 10% का मोटा मोटा सा वेरिएशन लेता हूं, तो ये भी शायद इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत स्टूडेंट हैं जो बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, एग्जाम देने जाएंगे और अब क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं तो ऐसी कंडीशन में कट ऑफ का इंक्रीज होना जायज बात है, ऐसा हो सकता है। और ये सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट के साथ होना पॉसिबल है ऐसा नहीं है। मैं पॉलिटिकल साइंस का टीचर हूं तो मैं उसका एग्जांपल लेता हूं, बट जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब में कट ऑफ बहुत हाई जा सकती है। जैसे अगर मैं बात करूं कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की जिनमें ऑलरेडी कट ऑफ बहुत हाई जाती है, कॉमर्स की अगर मैं बात करूं, इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं, इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर मैं बात करूं, तो ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें कट ऑफ 70% से अबव जाती है। और देखिए जब ये मैं कट ऑफ का पॉइंट बोल रहा हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट जेआरएफ, मैं जेआरएफ की बात कर रहा हूं, मैं नेट का एग्जांपल यहां नहीं ले रहा हूं, मैं जेआरएफ की बात कर रहा हूं, कट ऑफ इतनी जा सकती है। अब आप इसमें पूछेंगे कि सर अगर जेआरएफ में कट ऑफ का वेरिएशन लगभग 10% का है, तो मैं सिंपली कहूंगा कि हाँ, अगर आप नेट की बात भी करते हैं, अगर आप नेट की बात भी करते हैं और नेट के अगर हम लेके चलें, तो अगर जेआरएफ के लिए हमारा वेरिएशन अप्रोक्स 10% तक हो सकता है, तो नेट के एग्जाम में भी हम मान के चलेंगे कि ये 5 से 8% हो सकता है, बड़ी बात नहीं है। अब आप कहेंगे कि सर यहां 10% और यहां 5 से 8% क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि पर्टिकुलरली इस कैटेगरी में आते हैं वो बहुत ज्यादा कई बार होते हैं, तो ऐसे में ये जो वेरिएशन है बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता। अगर आपने मैथमेटिक्स को पढ़ा है और थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स आप जानते हैं, तो जब बहुत ज्यादा बच्चे अपेयर होते हैं और एक इक्विवेलेंट मार्क्स लेके आते हैं तो ऐसे में वेरिएशन ज्यादा नहीं होता, बट जब बच्चे कम होते हैं और स्कोर हाई करते हैं तो ऐसे में वेरिएशन बढ़ सकते हैं। तो जेआरएफ के लिए हो सकता है कि कट ऑफ इंक्रीज होकर 10% तक जाए, बट वहीं नेट में 5 से 8% या डिपेंड करता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 10% तक भी इंक्रीज हो सकती है। एग्जैक्टली कट ऑफ का क्या पैटर्न्स रहेगा वो हम एग्जाम के बाद डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन के एग्जाम किस लेवल का आता है। और ये जो एग्जाम लेवल वर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे से आपको समझना चाहिए कि बेसिकली एग्जाम लेवल का मतलब क्या होता है। देखिए जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो जिस तरीके से उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कितने डेप्थ से पूछे गए या कितना बेसिक क्वेश्चन उसमें पूछा गया, ये मैटर करता है एग्जाम के लेवल को डिसाइड करने के लिए। मान लीजिए एक एग्जाम कंडक्ट होता है जो साल में एक बार कंडक्ट हुआ है और एग्जाम में बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा अपेयर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई करा, बट अगर हमें ये समझना है कि हम यूजीसी नेट जैसे एग्जाम की अगर बात करें तो एग्जाम का लेवल सेट करना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए 15 लाख बच्चे अपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर 15 लाख कर देता हूं मैं, इसको थोड़ा समझना आपके लिए आसान होगा। अगर 15 लाख बच्चे अपेयर कर रहे हैं यहाँ पर, तो इस 15 लाख का भी 6% ही क्वालिफाई करना चाहिए, सरकार ये चाहती है। अगर यहाँ पर 7 लाख अपेयर कर रहे हैं तो इस 7 लाख का भी 6% होगा, ठीक है। अगर यहाँ 20 लाख अपेयर कर रहे हैं तो उसका भी 6% होगा। ऑफ कोर्स जब नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेंगे तो परसेंटेज तो वही है, ठीक है, बट जो क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट हैं उनका नंबर भी बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से इस कैलकुलेशन को हम समझ लेते हैं। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि पेंडेमिक का एक लंबा समय रहा है, उसके बाद अगर यूजीसी नेट एग्जाम कंडक्ट हो रहा है तो उसके लेवल पे किस तरह के फैक्टर इफेक्ट कर सकते हैं।
देखिए स्टूडेंट, हम ये मानते हैं कि कोरोना की वजह से पिछले 2 साल में भारत में जितनी भी एकेडमिक एक्टिविटीज थी वो पूरी तरीके से शट डाउन हो गई थी। जितनी भी चीजें थी, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो, कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस तक की अगर मैं बात करूं, तो सब अपने फंक्शंस को ऑनलाइन में धीरे धीरे कन्वर्ट करे। बहुत प्रॉब्लम भी आई, यूनिवर्सिटीज ने काफी टाइम तक क्लासेस को होल्ड किया, बट फाइनली धीरे धीरे 2 साल के अंदर चीजें ट्रैक पे आने लगी। बट इस तरह के इश्यूज हमें देखने को कॉमनली मिले, जहां स्टूडेंट्स ने कहा कि वो ऑनलाइन क्लासेस में कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे। यूनिवर्सिटीज जिस तरह से क्लासेस कंडक्ट कर रही हैं, सुबह से बच्चे बैठते हैं, शाम हो जाती है, तो ना वो उस तरह से चीजों को समझ पा रहे हैं, और एक जो लाइव एक्सपीरियंस था क्लासेस का, वो जो खत्म हुआ है। अब देखिए, 2 तरह के स्टूडेंट हैं, वो जो भी नए नए इस चीज से टच में आए हैं, और एक ऐसे स्टूडेंट जो कि पूरी जिंदगी अपना ऑफलाइन टीचर के सामने बैठ के उससे क्वेश्चन पूछ के पढ़ते रहे हैं। उन दोनों के लिए अलग अलग तरह के चैलेंजेस थे। तो ऐसे में सरकार भी ये जानती है कि जब अब एग्जाम कंडक्ट होगा, तो अगर उसका लेवल बहुत टफ हुआ तो ऑफकोर्स बच्चों के लिए उसको क्वालिफाई करना मुश्किल होगा। अब ऐसी कंडीशन में अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट या जितनी एक्चुअल सरकार को रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाता, तो शायद एग्जाम कंडक्ट कराने का कोई फायदा भी नहीं है। और अगर हम बात करें यूजीसी नेट एग्जाम की, तो इसका बेसिक जो पर्पस है वो किसके लिए है? लेक्चरर्स के लिए। ठीक है, हम अगर बात करें लेक्चरर की पोस्ट के लिए, तो चाहे वो एडहॉक के लिए हम बात करें यूनिवर्सिटीज के अंदर, या हम परमानेंट वैकेंसीज के लिए बात करें, दोनों ही कंडीशन में जरूरी है कि बच्चे इस एग्जाम को क्वालिफाई करें। इस तरह के डाउट बच्चों को आए थे कि सर 2021 के बाद तो पीएचडी मैंडेटरी हो जाती है, बट इन डाउट्स को हम लोगों ने पहले दूर किया कि नेट अभी भी मैंडेटरी है, आगे भी मैंडेटरी रहेगा आप लोगों के लिए। पीएचडी आप जरूर से कीजिए। दूसरी बात आती है जेआरएफ की। देखिए, जेआरएफ स्टूडेंट जो होते हैं, बेसिकली पीएचडी के लिए जो कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं जेआरएफ स्टूडेंट, वो होते हैं अब वो लोग जो फाइनेंशियली साउंड है अपनी फैमिली से, उनको शायद जेआरएफ की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली पीएचडी अप्लाई कर सकते हैं। पर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट भारत में जो मध्यम वर्ग से आते हैं या अति मध्यम वर्ग से आते हैं, बिलो द पॉवर्टी लाइन स्टूडेंट जो हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि अगर वो अपनी जिंदगी के 3-4 साल पीएचडी जैसे हाई लेवल रिसर्च एकेडमिक्स में लगा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में एक बेसिक अमाउंट जो है उनके लाइवलीहुड के लिए उनको मिलता रहे। तो ऐसे बच्चे कई बार 2-2, 3-3 अटेम्प्ट देते हैं और अपनी पीएचडी को होल्ड पे रख देते हैं, ताकि जब उनका जेआरएफ होए तो वो अप्लाई कर सकें इस तरह की जो एक तरह से स्टाइफन मिलता है बेसिक गवर्नमेंट की तरफ से। तो ऐसे में सरकार को भी जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट जो हैं वो एकेडमिक्स में जो वैकेंसी खाली हुई हैं उनको फुलफिल करने के लिए आए। ठीक है, साथ ही जेआरएफ कैंडिडेट्स भी ज्यादा से ज्यादा आए। तो ऐसी कंडीशन में हम मान के चलते हैं कि जो एग्जाम का लेवल होगा वो एक्सट्रीम टफ नहीं होगा, मॉडरेट लेवल पे ही एग्जाम इस बार भी। तो स्टूडेंट, आई विश ये सारे पॉइंट हमने जो आज डिस्कस किए वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, स्पेशली वो डाउट जो आपके दिमाग में आए थे। अब इस वीडियो को अंत करने से पहले मैं कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करना चाहता हूं। बेसिकली एग्जाम में इस पर स्टूडेंट्स ने ये मुझे पूछा, अभी जितने भी हमारे बच्चों से बात हुई, स्पेशली जब मैं स्ट्रैटेजीज की वीडियोस को मैंने डिस्कस किया, तो उन्होंने ये पूछा कि सर पेपर 1 में कितना स्कोर करें, सब्जेक्ट में कितना स्कोर करें। आई थिंक एक बहुत कॉमन डाउट रहता है उन्हीं सभी स्टूडेंट्स का जो कि या तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं या फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर अगर पेपर 1 की बात की जाए या पेपर 2 की मैं बात करूं बेसिकली, तो दोनों ही जगह हमें ये समझना जरूरी है कि पेपर 1 और पेपर 2 इन दोनों में ही 50 और 100 क्वेश्चंस को अगर लूं मैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल मिला के 300 मार्क्स का आपका पूरा एग्जाम होता है जो आपको देना होता है। और इसमें अप्रोक्सीमेटली अगर आप 200 नंबर के करीब लेके आ रहे हैं, 60% के अप्रोक्स लेके आ रहे हैं, तो मोस्टली सब्जेक्ट्स के अंदर आपका नेट इजिली क्वालिफाई यहाँ पर हो जाता है। हाँ, अगर इससे ज्यादा नंबर है, मान लीजिए आपके 250 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप जेआरएफ भी क्वालिफाई कर लेंगे मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में। अब अगर मैं यहां बात करूं 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स, क्लियर, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, तो अप्रोक्सीमेटली किस तरीके से आप इसको पढ़ें और अपने एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सके। देखिए, पेपर 1 बेसिक्स है और जो नॉर्मल चीजें हैं उनको डिस्कस करता है। 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। व्हाट आई रियली सजेस्ट यू कि अगर आउट ऑफ 50 आप 45 क्वेश्चंस तक भी करके जाएं, 90 मार्क्स यहां पर आप लेके आ जाएं,
अगर बात की जाए पेपर 2 की, 100 क्वेश्चन आते हैं अगर यहाँ पर, ठीक है। 100 क्वेश्चंस में से मैं मान के चलता हूँ कि अगर आप बहुत खराब स्टूडेंट भी हैं तो आप 20-30 क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ के आए हैं तो आप 70 क्वेश्चंस में तो बहुत श्योरली कह सकते हैं कि एग्जाम आपका जो है क्वालिफाई हो जाएगा। 70 क्वेश्चन करते हैं, 140 के अप्रोक्स ले आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि आप जीआरएफ के अप्रोक्स, जीआरएफ के आसपास आप पहुंच जाएंगे, अदरवाइज आपका नेट तो क्वालिफाई हो ही जाएगा। अब यहाँ पर दोनों ही जगह पर ये समझना जरूरी है कि किस तरीके से कितना ज्यादा आपको कवर अप करना है। बट 45 क्वेश्चन अगर मैं आपको कह रहा हूं कि आपको टारगेट रखने हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो 5 क्वेश्चन है आप वो छोड़ के ही आए मैंडेटरी। बट हाँ, हर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी को भी नहीं आते या फिर जिनमें आपकी गलतियां हो जाती है। द बेस्ट पार्ट ऑफ यूजीसी नेट इज कि यहाँ पर अभी तक नेगेटिव मार्किंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। यूजीसी नेट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो व्हाट आई रियली सजेस्ट यू कि आप 50 के 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, बट कोशिश ये कीजिए कि 45 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली आप अच्छे से करके आए। देखिए, ये बात सुनना थोड़ा सा हैरान करता है, स्पेशली उन बच्चों को जो यूजीसी नेट का एग्जाम पहली बार देने जा रहे हैं। बट पेपर 1 की वजह से एग्जाम क्वालिफाई ना करने वाले स्टूडेंट्स का नंबर बहुत ज्यादा होता है। कई बार ऐसा होता है कि अपने सब्जेक्ट के अंदर बहुत अच्छे हैं, बट जस्ट बिकॉज पेपर 1 में आप अच्छे नहीं, आप एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप जो है सारा फोकस पेपर 1 के ऊपर कीजिए और इन 45 क्वेश्चंस पे कीजिए, बट कोशिश ये करके चलिए कि आप पेपर 1 को भी एक अच्छा खासा सफिशिएंट टाइम देके चलें। 30 दिन के अप्रॉक्स हमारे पास अभी बचे हैं, और इन 30 दिन में अगर हम अभी पेपर 1 के 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ लें, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल आप लोगों के लिए हो सकते हैं। आउट ऑफ 45 लगभग 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 10 ईयर्स के बेसिस पे आप आराम से कवर अप कर देंगे। जी हाँ, आउट ऑफ 45 मैं दोबारा रिपीट करूंगा, 15 से 20 क्वेश्चन 10 ईयर्स के बेसिस पे आप कवर अप कर सकते हैं पेपर 1 के अंदर, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ के जाएं, उनको रिवाइज करके जाएं। तो पेपर 1 का 10 ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पेपर 1 के अंदर जो टॉपिक्स हैं उनको चेंज नहीं किया गया है, सिर्फ एक यूनिट इंडियन लॉजिक्स इसमें ऐड ऑन हुआ है। हाँ, स्टूडेंट्स ने मुझसे एक डाउट पूछा था कि सर क्या इंडियन पॉलिटी जो है उससे भी पेपर 1 में कुछ आता है? सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर का पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज मैंने देखा है कि कुछ जगहों पर बच्चों को प्रेसिडेंट क्या है, गवर्नर क्या है, बहुत इन डेप्थ जो है पॉलिटी पढ़ा दी जाती है, पूरी की पूरी एम लक्ष्मीकांत रटा दी जाती है। दैट इज कंप्लीटली वर्थलेस, ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो करंट अफेयर्स का पार्ट है पॉलिटी में, आप वो कवर अप करके जाइए। कोई अमेंडमेंट आया है नया, ठीक है, कोई नया लॉ पास हुआ है, या साइबर सिक्योरिटीज को लेके कोई इश्यूज हो रहे हैं, इस तरह के पॉइंट्स को आप फोकस करके जाइए। दैट इज मोर देन इनफ। तो स्टूडेंट, ये बेसिक स्ट्रेटेजी हम लोग फॉलो करेंगे, एंड आई थिंक कि ये वीडियो आज आपके लिए ओवरऑल बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपके काफी सारे डाउट्स होंगे, डेफिनेटली आप उन डाउट्स को पूछिए। नीचे कमेंट्स में आप हमें डाउट लिखिए, नीचे जो फोन नंबर दिए गए हैं आप उस पर मैसेजेस कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं हमें। साथ ही आपकी जो भी क्वेरी है एग्जाम से रिलेटेड, या फिर आने वाले एग्जाम के लिए, इस एग्जाम के बाद जो एग्जाम होगा उनके रिलेटेड भी आप सब हमसे पूछ सकते हैं। पीएचडी को लेके भी काफी बच्चों ने मुझे पूछा था कि सर पीएचडी को लेके भी एक वीडियो बनाइए, कोई स्ट्रैटेजी बताइए, तो डेफिनेटली उसको भी डिस्कस करेंगे। जब तक आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी प्रिपरेशन को हाई ऑन रखिए। एग्जाम बहुत पास है। धन्यवाद दोस्तों।